हेलो स्टूडेंट्स। हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ही रहने वाली है, जिसमें मैं उन्हें लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ख़त्म किया था कूलम्स लॉ पे। तो इसके आगे की कंटिन्यूशन है, इसमें ऐसे ही वीडियोस कर करके मैं पूरा चैप्टर पूरा करूँगा। सो डोंट वरी, वीडियोस थोड़ी लेट हो रही हैं बट रेगुलर डालने की कोशिश है पूरी। तो आप जब भी हो, जो जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, यू कैन जस्ट गो टू दैट वीडियो और वहां से आप रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो तो मैं अभी शुरू से ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। कूलम्स लॉ आपने पढ़ा, तो एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रूव दैट कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, और उसके लिए आपको कूलम्स लॉ को सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कूलम्स लॉ को सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो कि कूलम्स लॉ थर्ड लॉ को फॉलो कर सकता है। तो अभी हम वही डेरिवेशन करने वाले हैं कि कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कूलम्स लॉ को, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखो, वेक्टर फॉर्म सबसे पहले तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं। अच्छा, अगर कोई भी ऐसा है कि जो ये वीडियो देख रहा है और उसे कूलम्स लॉ भी नहीं पता है या रिवाइज नहीं कर रखा है, तो वो पीछे वीडियो मिल जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसमें जाए और कूलम्स लॉ देख के आए, ठीक है ना, कि कूलम्स लॉ क्या है। ठीक है, तो उसके आगे का है ये कूलम्स लॉ क्या था कि फोर्स इज इक्वल टू के, दैट वाज कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट बेसिकली। Q1 Q2 ये दो चार्जेस हैं अपॉन जो उनके बीच की दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर, उनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। यही था कूलम्स लॉ, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, यही था कूलम्स लॉ। उसके बाद देखिए, इसके बाद अब आप लिख सकते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, एक बात तो तय है, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल तय है एक बात, कि क्या होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या है ना, कि ये तो आपको याद रखना ही है, लेकिन आपने इसमें कहीं भी ये नहीं बताया था कि फोर्स किस डायरेक्शन में है। वही चीज आप बताओगे वेक्टर फॉर्म में, वही चीज आप बताओगे वेक्टर फॉर्म में, वही चीज आप बताओगे वेक्टर फॉर्म में कि फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो इसके लिए हम दो चार्जेस ले लेंगे और उनकी पोजीशंस भी ले लेंगे ऑरिजिन से। मान लो हमने ये दो चार्जेस ले लिए, Q1 एंड Q2। ये दो चार्जेस ले लिए हमने, Q1 एंड Q2, और मान लो यहाँ ऑरिजिन से इनकी पोजीशंस ले ली। Q1 की पोजीशन R1 और Q2 की पोजीशन है R2। दो चार्जेस ले लिए Q1 Q2 और इनकी पोजीशंस ले ली R1 एंड R2। ओके, इज दिस क्लियर। अब सबसे पहले ना, वेक्टर में जो हम लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है ये समझो। आपको पता है कि चार्ज वन जो है वो चार्ज टू पर फोर्स लगाएगा, और इसी तरह चार्ज टू जो है वो चार्ज वन पर फोर्स लगाएगा, ये तो तय है। फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन चार्ज वन जो चार्ज टू पर फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी, और चार्ज टू जो चार्ज वन पर फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी। सीधी सी बात है, डायरेक्शंस तो अलग होंगी। चार्ज वन जो चार्ज टू पर फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी, और चार्ज टू जो, अब सीधी सी बात है, मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो चार्ज वन जो चार्ज टू पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, और चार्ज टू जो चार्ज वन पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा। इज दिस क्लियर? सो क्लियर है ये। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इस वेक्टर फॉर्म में हमें यही बताना होता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अब जब हम, अब सीधी सी बात है, देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। अब जब मैं लिख रहा हूं F12, इसका क्या मतलब है सबसे पहले समझो। F12, F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू। F12 का मतलब है, यहां मैं लिख भी देता हूं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। कई लोगों को तो यही क्लियर नहीं होता, यही क्लियर नहीं होता। F1221 कुछ भी लिख रहे हैं, F1221 कुछ भी लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सही लिखना ही सीख लो, सही रिप्रेजेंट करना ही सीख लो।
और F21 का मतलब होगा फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1. F12 का मतलब होगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 एंड फोर्स ऑन चार्ज F21 का मतलब होगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1. इज दिस ओके? इज दिस क्लियर? ओके, सो ये है सबसे पहले ये. अब उसके बाद एक बात ध्यान रखना, जब मैं इधर से इधर की डायरेक्शन लूंगा, जब 2 से 1 की तरफ वाली डायरेक्शन लूंगा, जब 2 से 1 की तरफ वाली डायरेक्शन लूंगा तो मैं लिखूंगा R21, R21. तो अब ये भी क्लियर कर लेते हैं कि R21, R21 क्या है? R21 की डायरेक्शन है डायरेक्शन फ्रॉम 2 टू 1, डायरेक्शन फ्रॉम 2 टू 1. तो डिस्टेंस, डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज टू चार्ज 1. R21 है डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज टू चार्ज 1 एंड R12 है डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2. इज दिस क्लियर? डायरेक्शन R21 है डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1 एंड R12 है डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2. इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले तो ये बातें ही आपको पता होनी चाहिए. F12 क्या है? Q1 पर चार्ज Q2 की वजह से. F21 क्या है? जो ध्यान रखना, फोर्स ऐसे देख रहे हैं कि पहले वाले पे चार्ज दूसरे वाले की वजह से, इसमें भी पहले वाले पे चार्ज दूसरे वाले की वजह से. और जब डायरेक्शन लिखते हैं तो ध्यान रखना जो पहले लिखा है वो ऑरिजिन है और जहां जो बाद में लिखा है उसकी तरफ. तो जब हम R21 लिख रहे हैं तो डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1 और R12 है डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2. इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये 4 बातें जो जब भी आप एग्जाम में लिखोगे अपने, तो पहले आप कूलम्ब स्टेइनर वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि लेट अस टेक two charges Q1 and Q2. Let us take two charges Q1 and Q2 with position vectors R1 and R2. With position vectors R1 and R2. फिर ये बिल्कुल क्लियर लिखना है आपको. F12 is force on charge Q1 due to charge Q2. F21 is force on charge Q2 due to charge Q1. R21 is direction from charge 2 to charge 1 and direction from charge 1 to charge 2 is R12. तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया. इफ दिस इज क्लियर तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं. अब बहुत सिंपल है, अगर आपका ये क्लियर है ना तो बहुत सिंपल है. अब देखो, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 क्या होगा? आपको बहुत अच्छे से पता है कि फोर्स का तो फॉर्मूला है कि Q1 Q2 बाय. अब देखो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से. जो चार्ज 1 पर फोर्स होगा 2 की वजह से, चार्ज 1 पर जो फोर्स होगा 2 की वजह से वो किधर होगा? इधर. चार्ज 1 पर जो फोर्स होगा 2 की वजह से वो किधर होगा? इस तरफ, राइट? ठीक है ना? और ये क्या है? R21 इस तरफ. देखो 1 पर जो फोर्स होगा 2 की वजह से वो इस तरफ होगा और इस तरफ डायरेक्शन क्या है? ऑरिजिन यहां से इस तरफ. तो टेल इधर, हेड इधर. R21 तो Q1 Q2 R21 वेक्टर का स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए. दैट विल बी R21. दैट विल बी R21. इज दिस क्लियर? दैट विल बी R21. सो ये तो हो गया फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. क्लियर? इसी तरह इन द सेम वे आप फोर्स ऑन चार्ज 2 भी डिफाइन कर सकते हो. फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू Q1 सेम K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर. अच्छा, R12 क्यों? क्योंकि देखो 2 पर जो चार्ज होगा वो 1 से लेकर 2 की तरफ होगा. 2 पर जो चार्ज होगा 1 की वजह से वो 1 से लेकर 2 की तरफ होगा. सो R12 का स्क्वायर और यहां पर R12 क्या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए. इज दिस क्लियर? आपको पहले तो इतनी बात लिखनी है, ठीक है? उसके बाद देखिए
इतना लिखने के बाद जब आप यहाँ तक लिख चुके हो, आई होप ये आप लिख चुके हैं, नहीं लिखा है तो थोड़ा सा पीछे जाके आप वीडियो में देख के लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद देखिए, ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद अब जब आप ये लिख चुके हैं F12 F21, ये 21 है, हाँ, F21 F12 F21 K Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R12 का स्क्वायर, ठीक है। ये लिखने के बाद अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो R21 है वो माइनस R12 के ही इक्वल है। देखो 21 और 1 जो हमारा था Q1 Q2, इधर से इधर या इधर से इधर डायरेक्शन का ही तो अंतर है, डिस्टेंस तो सेम ही है, डायरेक्शन का ही तो अंतर है, डिस्टेंस तो सेम ही है। और देखो सबसे पहले तो ये R21 माइनस R12 के इक्वल है, एक बात ये। और मेरी बात सुनो, R12 हो या R21 है, डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, R12 का अगर आप वेक्टर R12 वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो वो R21 वेक्टर के स्क्वायर के बराबर ही होगा, और ये दोनों बराबर होंगे उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, ये दोनों बराबर होंगे उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, ये दोनों बराबर होंगे उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। इज दिस क्लियर? ये दोनों बराबर होंगे, R12 वेक्टर का स्क्वायर R21 वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा, और ये दोनों बराबर होंगे उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। हाँ, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जब आप करते हो तो वो स्क्वायर बराबर ही होता है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। इज दिस क्लियर? उसके बाद देखिए, जब ये हो जाए तो अब देखिए ध्यान से, जब ये हो जाए तो अब देखिए बहुत ध्यान से, R12 का ये हो गया। अब देखिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं F12 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यहाँ पे R12 कैप, और F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया R21 का स्क्वायर लो या R12 का स्क्वायर लो एक ही बात है, और R12 का 12 क्या यूनिट वेक्टर। अब देखिए, अब ये वाला पॉइंट है, क्योंकि R21 नेगेटिव ऑफ R12 है तो किसी भी एक में हम नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो चलो पहला ही ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, इक्वेशन 1 है ना, इसे ही ले लेते हैं, ठीक। इक्वेशन 1 एंड पुट R12 इज इक्वल्स टू, दिस इज R21, दिस इज R21, सॉरी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है तो यहाँ R21 होगा। So take equation 1 and put R12 is equals to minus R21. R21, इक्वेशन 1 में R21 है, हम पुट R21 is equals to minus R12. Is this clear? R21 को आप minus R12 लिख सकते हो, तो F12 फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा K Q1 Q2 by R स्क्वायर, और R21 की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस R12, ये माइनस आप बाहर लेके आ सकते हो, F12 हो जाएगा K, ठीक है ना, आई डोंट, ठीक है, यहां तक क्लियर है ये? पहले मुझे बताओ, F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर माइनस R12, दिस इज क्लियर। उसके बाद देखिए, यहां तक क्लियर होने के बाद अब इसके आगे करते हैं। ये हो जाएगा K Q1 Q2 by R स्क्वायर, ये हो जाएगा F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। और बहुत ध्यान से सुनना, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाला जो माइनस था, ये वाला जो माइनस था ये बाहर आ जाएगा, हो जाएगा R12। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इस माइनस को छोड़ के ये सारा, इस माइनस को छोड़ के ये सारा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस माइनस को छोड़ के ये सारा क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू माइनस, और ये K Q1 Q2 K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R12 किसके इक्वल है, F21 किसके इक्वल है,
टूल के, तो ये हो जाएगा एफ टूल। और देखो यही तो कहता था न्यूटन का थर्ड लॉ कि अगर वन टू पे फोर्स लगा रहा है तो टू भी वन पर लगाएगा, अगर टू वन पर लगा रहा है तो वन भी टू पर लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। तो ये प्रूव हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं इट प्रूव्स दैट कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये प्रूव होता है कि कूलम का लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ये प्रूव होता है कि कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्लियर है यहां तक? ठीक है, कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ अब देखो, अब ये तो हो गया कूलम्स लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक जो अपना रहने वाला है ना, अगला टॉपिक क्या रहने वाला है? अगला टॉपिक जो अपना रहने वाला है ना, अगला टॉपिक अपना क्या रहने वाला है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगला टॉपिक जो अपना रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। इस पे क्वेश्चंस बनते ही हैं और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता और इस पे क्वेश्चन आता है और वो वहां वो फंबल करते हैं या वहां वो गड़बड़ करते हैं, नंबर भी नहीं आते उनके। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नेक्स्ट देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो डाइलेक्ट्रिक क्या है, इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको जो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आएगी ना उसमें मिल जाएगी कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। पर अभी फिलहाल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर ध्यान दो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन आर से। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर क्यों कह रहे हैं मैं पहले वो भी बता देता हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दूसरा आप कह सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दूसरा आप कह सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दूसरा आप कह सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। अब ध्यान रखना परमिटिविटी याद करो। अगर परमिटिविटी में किसी को डाउट है तो वो मेरी पिछली वीडियो में जाके उस वीडियो को देख सकता है। परमिटिविटी क्या थी? अब देखो बहुत ध्यान से सुनना इसको कि परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। क्योंकि हम रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट करते थे, तो वी कैन डिनोट रिलेटिव परमिटिविटी बाय एप्सिलॉन आर एंड दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एनसीईआरटी की बुक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जो सेकंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें के से डिनोट किया हुआ है। मैं पहले ही क्लियर करूं, उसमें के से डिनोट किया हुआ है, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। अभी हम यहाँ रिलेटिव तो ध्यान रखना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो देखेंगे हम। अभी देखो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन इन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन इन वैक्यूम। मैंने आपको बताया था वैक्यूम नॉट लगा देते हैं तो वैक्यूम होता है। अभी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? देखो रिलेटिव परमिटिविटी जो थी वो यही थी ना कि कोई भी मीडियम जो है, कोई भी मीडियम जो है वो कितना रेजिस्ट करेगा किसी चार्ज को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने से, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने से वो मीडियम कितना रेजिस्ट करेगा उस चार्ज को। तो देखो कोई भी मीडियम, यानी जैसे ही मीडियम बदलेगा वैसे ही परमिटिविटी बदलेगी, वैसे ही परमिटिविटी बदलेगी। तो वैक्यूम की मैंने बताया था परमिटिविटी सबसे कम होती है, वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है। तो ध्यान रखना कि जिस भी मीडियम की परमिटिविटी आपको चाहिए, ठीक है ना, तो रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की जो होती है वो ये होती है कि उस मीडियम की परमिटिविटी जो एक्चुअल परमिटिविटी है उस मीडियम की अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना वो रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
कौन सी परमिटिविटी? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. Electric permittivity of dielectric constant is the ratio of electric permittivity of medium to electric permittivity of vacuum. इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का ये रेशियो होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है. ठीक है, तो जैसे आपसे कोई कहता है कि अब किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, यहां से साफ पता चल रहा है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. और ध्यान रखना एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ये भी ध्यान रखना एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. एप्सिलॉन आर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है. 1 से बड़ी ही होती है उसकी वैल्यू. तो आप किसी भी नंबर को अगर आप 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी. किसी भी नंबर को अगर आप 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू उस नंबर की वैल्यू बढ़ेगी. तो एप्सिलॉन मीडियम जो है वो हमेशा ध्यान रखना एप्सिलॉन इन वैक्यूम से ज्यादा होगा. लास्ट वीडियो में मैं बार बार बता रहा था कि सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम की होती है, यानी सबसे कम रेजिस्ट करता है, सबसे कम रोकता है वो किसी चार्ज को कि वो चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले. लेकिन बाकी सारे मीडियम ज्यादा रोकते हैं, बाकी सारे मीडियम ज्यादा रोकते हैं. तो ध्यान रखना एप्सिलॉन ऑफ एनी अदर मीडियम अदर देन वैक्यूम विल बी ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. ओके, और इसीलिए रिलेटिव परमिटिविटी जो कि रेशियो है मीडियम की परमिटिविटी टू द वैक्यूम की परमिटिविटी, वो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो. एप्सिलॉन एम की वैल्यू एप्सिलॉन एम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, आप भी जानते हो. तो एक सवाल आता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 एक पर्टिकुलर दूरी पर रखे हैं R वैक्यूम में, तो उनके बीच में फोर्स है F, उनके बीच में फोर्स है F, मान लिया उनके बीच में फोर्स है F. F इन वैक्यूम है तो F नॉट ले लेते हैं, F इन वैक्यूम है तो F नॉट ले लेते हैं. फिर वही सेम सेटअप दूसरे किसी मीडियम में रखा है, यानी वही जो चार्जेस है वही दूरी है और दूसरे किसी मीडियम में रखा है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी, जिसकी परमिटिविटी कुछ और है, जिसकी परमिटिविटी कुछ और है, और रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ी होगी. तो देखो F नॉट तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2. अब मैं जरा K को ओपन कर रहा हूं क्योंकि मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं है. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही हो जाएगा K1 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही हो जाने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. मीडियम पर डिपेंड करता है फोर्स, फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पर. तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. इज दिस क्लियर? उसके बाद देखो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. क्यों हो जाएगा फोर्स इन मीडियम? ये मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन इन कोई भी मीडियम हो उसको वैक्यूम की परमिटिविटी से और उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है, उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है उससे मल्टीप्लाई करो, उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है उससे मल्टीप्लाई करो. किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है इनटू वैक्यूम की जो परमिटिविटी है उससे मल्टीप्लाई करो. अब बहुत ध्यान से देखो, इसको छोड़ के अगर आप ध्यान से देखो ना तो देखो इसको छोड़ के, इस एप्सिलॉन आर को छोड़ के ये बाकी सारा तो ऊपर वाले जैसा ही है. इस एप्सिलॉन आर को छोड़ के ये बाकी सारा तो ऊपर वाले जैसा ही है. सो वी कैन से कि एफ एम इज इक्वल टू, ये एफ एम इज इक्वल टू ये सारा तो बिल्कुल एफ नॉट की तरह है वैक्यूम वाले अपॉन एप्सिलॉन आर. Force in medium is equal to force in vacuum upon epsilon r. Force in medium is equal to force in vacuum upon epsilon r. ये क्लियर है? Force in medium is equal to force in vacuum upon epsilon r. अब यहां से अगर epsilon r की वैल्यू होगी तो क्या होगी? F force in vacuum upon force in medium.
फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। और यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या थी? एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम। तो ध्यान रखना ये रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो होता है रेशियो। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो होता है रेशियो। अगर जो आप रिलेटिव परमिटिविटी को लिख रहे हो परमिटिविटी के रेशियो में, तो ऊपर वैक्यूम की परमिटिविटी रहती है, ऊपर वैक्यूम की परमिटिविटी रहती है, नीचे मीडियम की, सॉरी, अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी को परमिटिविटी के रेशियो में लिख रहे हो, तो ऊपर मीडियम की परमिटिविटी रहती है, नीचे वैक्यूम की परमिटिविटी रहती है, नीचे वैक्यूम की परमिटिविटी रहती है, ऊपर मीडियम की परमिटिविटी रहती है, नीचे वैक्यूम की परमिटिविटी रहती है। और अगर आप इसी को फोर्स के टर्म्स में लिख रहे हो, इसी को फोर्स के रेशियो में लिख रहे हो, तो ध्यान रखना ऊपर वैक्यूम का फोर्स रहता है, नीचे मीडियम का फोर्स रहता है। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब, क्योंकि एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन 1 है, एप्सिलॉन आर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 है। एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यानी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा है, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन अगर ग्रेटर देन 1 है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। कोई भी फ्रैक्शन अगर ग्रेटर देन 1 है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो यहां पर देखो, ये क्योंकि 1 से बड़ा है, तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम ग्रेटर देन एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम, और फोर्स इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। यानी सबसे ज्यादा फोर्स वैक्यूम में होगा सेम सेटअप पे, और सबसे कम एप्सिलॉन जो, क्योंकि सीधी सी बात है, सबसे कम रेजिस्टेंस, परमिटिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ही तो है एक तरह का। तो सबसे कम रेजिस्टेंस क्योंकि वैक्यूम में है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा फोर्स भी वैक्यूम में होगा। सबसे कम रेजिस्टेंस, परमिटिविटी रेजिस्टेंस कैसे है ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे कम रेजिस्टेंस अगर वैक्यूम में है तो सबसे ज्यादा फोर्स वैक्यूम में होगा। तो पेपर में मान लो क्वेश्चन आता है कि हमने सेम सेटअप उठा के दूसरे मीडियम में रख दिया, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो सीधी सी बात है भाई, फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगा। फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा फोर्स, ध्यान रखना, वैक्यूम में होता है। सबसे ज्यादा फोर्स वैक्यूम में होता है। उतनी ही दूरी, उतने ही मैग्नीट्यूड के चार्जेस पर किसी और मीडियम में अगर फोर्स निकालने को आपको कहा जाए, तो ध्यान रखना ऐसा वो फोर्स कम ही होगा, किसी दूसरे मीडियम में वो फोर्स कम ही होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ठीक है, इस ये क्लियर है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि एक ही बात है, वी डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के नीचे आर। ये वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को नहीं पता होता, समझ नहीं रखा होता उन्होंने। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है,